ओके भाई, चलते हैं। ओके, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि मेटलर्जी जो है वो क्या होती है कि किसी भी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस, मतलब ओर में से मेटल को निकालने की प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी बोलते हैं। हमने कहा था मेटलर्जी के 4 स्टेप्स होते हैं: क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर ओर ड्रेसिंग, या फिर बेनिफिकेशन ऑफ ओर। उसके बाद तीसरा स्टेप बताया था एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड, मतलब इम्प्योर मेटल निकालना कॉन्सेंट्रेटेड ओर में से। और उसके 2 स्टेप थे, एक पहले ऑक्सीडेशन करो उसका, और फिर ऑक्सीडेशन होने के बाद जो मिला है उसका रिडक्शन कर दो। एंड फोर्थ स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। ये आपको चारों स्टेप जो है स्टेप वाइज मैनर में करने पड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सीधा ही आप रिफाइनिंग वाले के लिए लग जाएंगे या सीधा ही आप लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड इम्प्योर मेटल करने लग जाएंगे। तो स्टार्टिंग से वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप चलना है। चलिए आज शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, क्रश होना और ग्राइंड करना ओर को, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर। क्या कहता है, मैंने आपको कल भी बताया था, क्रश करने का मतलब होता है तोड़ना। कोई और जो बड़े बड़े टुकड़ों में मिलती है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना इज क्रशिंग। तो हम लोग बोलते हैं द ओर विच इज obtained in the form of big lumps, कि वो और जो आपको बिग लम्प्स मतलब बड़े बड़े टुकड़ों में मिलती हैं, आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। कि यहाँ पर हम लोग उसको किस क्या करते हैं, जो और जो बड़े बड़े टुकड़ों वाली है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। आर स्मॉल ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ क्रशर। किसकी हेल्प से? क्रशर की हेल्प से, और या फिर ग्राइंडर की हेल्प से, GRINDER, ग्राइंडर्स की हेल्प से। इन क्रशर्स को या ग्राइंडर्स को हम लोग जा क्रशर बोलते हैं, JAWCRUSHER, क्रशर। कि जो और जो बड़े बड़े टुकड़ों में मिली है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना जो है विद द हेल्प ऑफ क्रशर और ग्राइंडर्स, ये स्टेप में आता है। ठीक है, और इस प्रोसेस को, इस तरह तोड़ने की प्रोसेस को हम लोग क्रशिंग बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्रशिंग। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद जब ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है तो इसको मील के अंदर भेज के, जैसे अगर आपने गेहूं निकाल लिए हूं तो आप उसका आटा पिसवाने के लिए चक्की वाले के पास भेजते हो, उसी तरह से जब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं तो फिर उसका पाउडर बनाने के लिए हम लोग उसको मील में भेजते हैं। दीज पीसेस आर देन converted into a fine powder with the help of
बाल मिल और स्टैंप मिल। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पुल्वराइजेशन। इस प्रोसेस को हम लोग पुल्वराइजेशन बोलते हैं। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय पुल्वराइजेशन, तो पुल्वराइजेशन क्या है कि जो ओर को आपने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा था उसे पाउडर फॉर्म में चेंज करना ही पुल्वराइजेशन कहलाता है। मतलब किसी और को पाउडर फॉर्म में चेंज करना जो है वो पुल्वराइजेशन कहलाता है। अब ये था फर्स्ट स्टेप, अब आते हैं इसके सेकंड स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप हमने कहा था क्या है, सेकंड स्टेप है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और की कंसंट्रेशन करना। कंसंट्रेशन ऑफ और, या फिर मैंने बोला था क्या बोलते हैं इसको, और ड्रेसिंग, और या फिर मैंने कहा था इसको बोलते हैं बेनिफिकेशन ऑफ। अगर आपको याद हो और आप कल की क्लास में थे, मैंने आप लोगों को कल कहा था कि और की ड्रेसिंग करना मतलब आप उसमें से जितनी इम्प्योरिटीज निकाल पाओगे उसे और की ड्रेसिंग करना है। जैसे आपके घर में चावल वगैरह साफ किए जाते हैं, एक प्लेट में लेते हैं, उसमें से कंकड़ पत्थर हम लोग निकालते हैं, तो दैट इज ओवर ड्रेसिंग, दैट इज उस चावल को साफ करना, ड्रेसिंग करना। ठीक है भाई, तो हम लोग कहते हैं इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग जो इम्प्योरिटीज, मोटी मोटी जो इम्प्योरिटीज हैं उसे हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग कहेंगे क्या हुआ भाई इसमें, the removal of unwanted earthy and siliceous impurity, the removal of unwanted earthy and siliceous, earthy मतलब मिट्टी वाली जो impurity, जो जैसे आपने देखा होगा मिट्टी के जो मिट्टी के पार्टिकल जो उसमें होते हैं तो उनको हम लोग निकालते हैं। The removal of unwanted earthy and siliceous impurity, इन impurity को हम लोग नाम देते हैं गैंग। पूछा जाए गैंग क्या होती है, तो गैंग क्या होती है, जो अर्थी और सिलीशियस इंप्योरिटी है उन्हें हम लोग गैंग या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो अर्थ क्रस्ट में मिल रहा है, कंबाइंड स्टेट में मिल रहा है, तो कुछ अर्थी इंप्योरिटीज होंगी जो ऊपर ऊपर की हैं, तो उन्हें हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, बाकी इंप्योरिटीज को तो हम लोग आगे निकालेंगे। तो दैट इज अर्थी और सिलीशियस इंप्योरिटी जो है इसे हम लोग गैंग और मैट्रिक्स कहते हैं। फ्रॉम द ओर, कि किसी और में से अर्थी और सिलीशियस इंप्योरिटी को हटाना, यानी कि गैंग और मैट्रिक्स को निकालना, उसे हम लोग आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं, या फिर ओर ड्रेसिंग कहते हैं, या फिर मैंने बताया क्या बोलते हैं, बेनिफिकेशन ऑफ द ओर। ठीक है, अब कहता है बेनिफिकेशन, कई बार पूछ लेता है एमसीक्यू में, आपको एक ऊपर लाइन लिखी होती है, उसके बाद बोलता है इसका नाम क्या है, तो उसका नाम बेनिफिकेशन के लिए मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं यहाँ पर कि वो प्रोसेस, देखो आपने किसी भी और में से अर्थी और सिलीशियस इंप्योरिटी निकाली, मतलब आपने और को कॉन्सेंट्रेट किया, तो और को कॉन्सेंट्रेट करने का मतलब है एक तरह से इकट्ठा कर रहे हैं हम लोग उसमें से इंप्योरिटी निकालने की। तो किसी भी और को कॉन्सेंट्रेशन करने की प्रोसेस जो है, द प्रोसेस यूज टू concentrate an ore is called, तो उसे हम लोग इज कॉल्ड बेनिफिकेशन, उसे हम लोग बेनिफिकेशन कहते हैं। अब कहते हैं बेनिफिकेशन के या कंसंट्रेशन ऑफ ओर के कई मेथड्स हैं,
डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ इम्प्योरिटी कैसी, आपकी इम्प्योरिटी कैसी उसके ऊपर डिपेंड करेगा। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इम्प्योरिटी, different sub-steps are used। नेचर ऑफ इम्प्योरिटीज के हिसाब से हम लोग ये स्टेप्स यूज कर सकते हैं जो अभी मैं लिखूंगा। ठीक है, नेचर ऑफ इम्प्योरिटी मतलब इम्प्योरिटी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा, उसके हिसाब से हम लोग स्टेप बताएंगे कि भैया ये स्टेप लग सकता है इस इम्प्योरिटी के लिए। आई थिंक लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। मेरे हिसाब से मैं आप लोगों से भी धीरे लिखता हूँ तो आप लोग लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। सबसे पहली इम्प्योरिटी है दैट इज हैंड पिकिंग। एक सेकंड रुको भाई। अब उसके बाद है सबसे पहला हम लोग कौन सा स्टेप यूज कर सकते हैं। देखो स्टेप ये नहीं है कि आप स्टेप बाय स्टेप मैनर में करेंगे। ये स्टेप ऐसे हैं कि आप इम्प्योरिटी के हिसाब से डिसाइड करेंगे आप कौन सा स्टेप यूज करना पड़ता है। कई बार इम्प्योरिटी ऐसी होती है, काफी मोटी मोटी होती है, जो आपको आराम से दिख जाती है, मतलब आप उन्हें आराम से हाथ से उठा के अलग कर सकते हो। जैसे चावल के दानों में कई बार कंकड़ इतने मोटे होते हैं कि आप लोग देख के ही उन्हें अलग कर सकते हैं। गेहूं में कई बार इतने मोटे इम्प्योरिटीज होती है, आप उन्हें आराम से, मिट्टी के कई पार्टिकल इतने मोटे मोटे होते हैं, आप उन्हें आराम से अलग कर सकते हो। तो अगर इम्प्योरिटीज, और ये कब हुआ, ये तब हुआ जब आपने चावल और उन चावलों को देखा तो आपको कंकड़ अलग ही दिख गए। आपने गेहूं को देखा तो आपने कंकड़, दाल देखी तो आपको कंकड़ अलग ही दिख गए। तो कब हुआ, जब ओर का और इम्प्योरिटी का दोनों का साइज अलग अलग था। अगर दोनों का साइज एक सा होता दोनों मिक्सअप हो जाते, लेकिन अगर दोनों का साइज अलग है, कलर अलग है, तो वहां पर वो चीजें अलग अलग हो गई, हम लोग आराम से देख पाए। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ impurities and ore, अगर impurities और ore are different in size and shapes, अगर impurities और ore जो है वो साइज और शेप्स में डिफरेंट है of the particles, so the impurities can be removed by simply hand picking। ठीक है, अगर इम्प्योरिटीज और जो है वो अलग अलग हैं साइज और शेप में, तो हम लोग ये बोल रहे हैं कि इम्प्योरिटीज को आप लोग रिमूव कर सकते हैं सिंपली हैंड पिकिंग से, मतलब हाथ से उठा के आप लोग उन इम्प्योरिटीज को अलग अलग कर सकते हैं।
उसके बाद दूसरा मेथड है, दैट इज ग्रेविटी सेपरेशन। अब ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब क्या होता है? देखो, आप लोगों ने सबने ग्रेविटेशनल फोर्स सुन रखा होगा और शायद थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ भी रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और या फिर इसे हम लोग बोलते हैं लेविगेशन, या फिर हाइड्रोलिक वॉशिंग। अब कई बार इम्प्योरिटीज कुछ ऐसी होती हैं जो ओर से हल्की या भारी होती है। ठीक है, मान लीजिए ओर जो है वो भारी है और इम्प्योरिटी जो है वो हल्की है। ठीक है, मेरी बात सुनना। मान लीजिए और जो है वो भारी है और इम्प्योरिटी जो है वो हल्की है, तो क्या होगा? जब भी आप लोग उसे पानी में डालोगे उस और को, तो आप लोग देखोगे इम्प्योरिटीज कहाँ आ गई है, ऊपर आ गई है। उसके बाद आप पानी को आराम से वहां से निकाल के इम्प्योरिटीज को अलग कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा अपने घर में कि चावलों को साफ करते मम्मी पानी से धोती है, तो किस लिए करते हैं? कुछ इम्प्योरिटी जैसी हैं, देखो घर में भी यूज हो रहे हैं मेथड, लेकिन हम लोग को पता नहीं था अभी तक इन मेथड्स को क्या बोलते हैं। तो इन मेथड्स क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रोलिक वॉशिंग मतलब पानी से धोने के द्वारा अलग करना। या फिर ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन मतलब कुछ हल्का कुछ भारी है, तो जो भारी होगा वो नीचे बैठ जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर आ जाएगा। हल्का होने के कारण हम लोग उसे अलग अलग कर सकते हैं। मतलब एक तरह से ये हो गया कि अगर हम लोग वाटर के साथ वॉश कर रहे हैं विद प्रेशर, तो हम लोग कहेंगे, देखो कभी भी देखा होगा कि ऐसे हाथ रख के और प्रेशर के साथ हम लोग उसमें से पानी को निकालते हैं बाहर। कभी देखना, अपने मम्मी से पूछ लेना है चीज। तो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिक वॉशिंग। मतलब वाटर के साथ धोना अंडर प्रेशर, तो उसे हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे? दिस मेथड इज वॉशिंग विद H2O। मतलब किसके साथ वॉश करना? वॉशिंग विद H2O अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर, तो उसे हम लोग हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है क्या करते हैं इस मेथड में? द वॉशेबल। वॉशेबल मतलब धुलने वाली, बह जाने वाली पानी के साथ। द वॉशेबल गैंग पार्टिकल। गैंग मैंने किसी को बोला था जो अर्दी और सिलीशियस इम्प्योरिटीज है। द वॉशेबल गैंग पार्टिकल्स, जिसे आप लोग इम्प्योरिटीज बोलते हो, आर वाश्ड अवे, वो सब धुल जाती हैं। वाश्ड अवे एंड द हैवी और रिमेन्स बिहाइंड। और जो हैवी रहती हैं वो पीछे रह जाती हैं। हैवी और रिमेन्स बिहाइंड। ठीक है, अब ये मेथड जो है वो ग्रेविटी के ऊपर बेस्ड है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन ग्रेविटी एंड solubility difference of ores एंड impurities। ये मेथड किसके ऊपर बेस है? और इम्प्योरिटीज का जो ग्रेविटी और solubility डिफरेंस है उसके ऊपर। अब कहता है वो प्रोसेस, देखो ग्रेविटी सेपरेशन बोल दिया। अब ग्रेविटी सेपरेशन की डेफिनेशन पूछ ले कोई, तो वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम लोग पानी के प्रेशर से इम्प्योरिटीज को अलग करते हैं, तो उसे हम लोग ग्रेविटी सेपरेशन बोलते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ भाई? द प्रोसेस, मैंने कहा था हल्के पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, हैवी पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे। द प्रोसेस बाय विच लाइटर पार्टिकल्स, lighter particles are separated from heavier particles।
बाई वॉशिंग विथ वाटर, किसके साथ वॉश करके, वाटर के साथ वॉश करके, इज कॉल्ड, उसे हम लोग इज कॉल्ड लेविगेशन, उसे लेविगेशन कहते हैं। लेविगेशन मैंने ऊपर लिखा हुआ, ग्रेविटी सेपरेशन, लेविगेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग। तो पानी के साथ धोने वाली प्रोसेस जिसके द्वारा हल्के पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग लेविगेशन कहते हैं। लेकिन कहता है कि अगर देखो पहली प्रॉपर्टी थी जिसमें साइज अलग अलग था तो हमने वहां पर उसका यूज कर लिया था। अब कहते हैं ग्रेविटी सेपरेशन है तो हम इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन कहता है अगर कई बार ऐसा हो कि ये कोई डिफरेंस ही ना हो, ना तो ऊपर वाला हो हैंड पिकिंग वाला और ये भी ना हो, इफ नो सच डिफरेंस, अगर ऐसा कुछ नहीं है मतलब ग्रेविटी भी लगभग दोनों की सेम है, इफ नो सच डिफरेंस इज देयर, देन दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड। तो वहां पर आप लोग इस मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, देन दिस मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड। तीसरे मेथड पे आते हैं। तीसरा मेथड जो है दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, अब देखो मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब क्या होता है। देखो आप लोग ये मान लीजिए कि आपको मैग्नेट से चीजों को अलग अलग करना है, ठीक है। अब देखो एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के पास लेके आओगे, जो मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी होगी वो अट्रैक्ट हो जाएगा जिसके पास मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी होगी, जिसके पास मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी नहीं होगी वो दूर चला जाएगा। यही तो मैग्नेटिक सेपरेशन है। इसी से तो मैग्नेटिक से अलग, मैग्नेट से अलग अलग करते हैं हम लोग। जिसके अंदर मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी होगी वो आपका अलग हो जाएगा, मतलब अट्रैक्ट हो जाएगा, जिसमें नहीं होगी वो दूर चला जाएगा। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई ऐसा पार्टिकल है, अगर कहीं पर और इम्प्योरिटीज में कुछ ऐसा है कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं, तो ये सबसे बढ़िया मेथड है उनको अलग अलग करने का। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इट इज द बेस्ट मेथड, इट इज द बेस्ट मेथड इफ, ये तो कोई डाउट है अभी तक? No, sir. समझ में आ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ समझ में आ रहा है गुड़िया? Yes, sir. ओके, ये सबसे बढ़िया मेथड है अगर और या इम्प्योरिटी इन दोनों में से कोई एक मैग्नेटिक हो। इफ द और इम्प्योरिटीज आर इज मैग्नेटिक, अगर उनमें से कोई एक इम्प्योरिटीज है तो वहां पर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस मेथड में क्या करते हैं, इन दिस मेथड द impurity sorry impure ore is added on नॉन मैग्नेटिक व्हील। अभी बनाऊंगा डायग्राम पे देखना, नॉन मैग्नेटिक व्हील एंड when it reaches to मैग्नेटिक रोलर, और वो जब मैग्नेटिक रोलर के पास पहुंच जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है इस मेथड में, इम्प्योर और जो है, इम्प्योर और जो है उसे हम लोग मैग्नेट नॉन मैग्नेटिक व्हील पे ऐड करते हैं, डालते हैं, और उसके बाद जब वो मैग्नेटिक रोलर के पास पहुंच जाता है, विद द हेल्प ऑफ बेल्ट, बेल्ट की हेल्प से, मैं इतनी डिटेल इसलिए एक बार हूँ क्योंकि ये पोर्शन आपका पूरा का पूरा सीबीएसई में भी है। विद द हेल्प ऑफ बेल्ट देन टू डिफरेंट heaps are formed,
तो दो अलग अलग हीप्स बन जाते हैं। हीप्स मतलब एक तरह से ढेर बोल सकते हो, वो बन जाते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं, देखिए ये दो व्हील हैं, ठीक है, इस व्हील पे बेल्ट डाली हुई है, ये पहिए घूमते रहेंगे तो ये बेल्ट भी घूमती रहेगी। आपने देखी होगी, नॉर्मल सी प्रोसेस है ये बेल्ट घूमने की। कहीं पर किसी गन्ने के बाले के पास गए हो तो उसने अगर वैसे अगर मशीन लगा रखी हुई दिखती होगी, वो पहिए घूमते रहते हैं उसके, जिससे वो बेल्ट घूमती रहती है। ठीक है, मान लीजिए ये जो व्हील है ये नॉन मैग्नेटिक है, और ये जो व्हील है ये मैग्नेटिक है। ठीक है, अब क्या किया गया, ऊपर से इम्प्योरिटी जो है, इम्प्योर और जो है वो इसमें डाली गई, पाउडर्ड और पाउडर्ड इम्प्योर और, जो पाउडर्ड इम्प्योर और है वो डाली गई यहाँ पर। ठीक है, जब वो बेल्ट पर गिरती है तो पहिए के घूमने के से वो आगे चलती रहती है, वो विद द हेल्प ऑफ बेल्ट वो चलती रहती है। लेकिन कहता है जब वो मैग्नेटिक व्हील के पास पहुंचेगी तो देखो, अब और में कैसी इम्प्योरिटी, मैंने कहा ये मेथड तब अप्लाई होगा, सबसे बढ़िया मेथड होगा अगर और इम्प्योरिटीज में से कोई एक मैग्नेटिक हो। तो मैं कहता हूँ उनमें से जो मैग्नेटिक होगा उसका ढेर बिल्कुल इसके नीचे बन जाएगा, क्योंकि ये अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है ना, उसका ढेर बिल्कुल उसके नीचे बन जाएगा। जो ढेर मैग्नेटिक के बिल्कुल नीचे बना, मतलब उसमें कैसी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिक वाली प्रॉपर्टी है। और जो उसमें जो नॉन मैग्नेटिक होगा वो दूर चला जाएगा, उसका ढेर थोड़ा दूर बनेगा। तो ये ढेर कैसा है भाई, ये ढेर नॉन मैग्नेटिक वाला है। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि विद द हेल्प ऑफ बेल्ट जब वो मूव करेंगे तो दो अलग अलग हीप्स बन जाएंगे। इन हीप्स के बारे में क्या कह रहा है, द हीप, कि वो हीप, वो ढेर बिलो द मैग्नेटिक रोलर, जो मैग्नेटिक रोलर के नीचे है, बिलो द मैग्नेटिक रोलर, किस मैग्नेटिक रोलर के नीचे जो ये ढेर बना है, बिलो द मैग्नेटिक रोलर कंटेन्स द मैग्नेटिक पार्टिकल्स, उसमें कैसे पार्टिकल्स होंगे, मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे। while the heaps formed away from the, और वो हीप जो मैग्नेटिक रोलर से दूर बनता है, ये वाला अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक रोलर कंटेन्स द नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज, उसमें कैसे इम्प्योरिटीज होंगी, उसमें नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज होंगी, कंटेन द नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटीज। ठीक है, आई थिंक सो, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। किसी को भी राइट डाउन नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लिए, लेकिन मेरे हिसाब से कर लिया होगा। फिर भी अगर नहीं किया हो तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। आज भेज दूंगा मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग वाला, कल मेरे को याद नहीं रहा, अभी मेरे को एक मैसेज करके एक बार याद दिला देना 1 घंटे में। ठीक है, अब कहता है एक नोट लिखते हैं यहाँ पर, तो नोट क्या है भाई, कि मैग्नेटिक सेपरेशन,
is used to remove tungsten ore particles from SnO2। टंगस्टन ओर के पार्टिकल SnO2 से अलग करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं, तो वो किसका यूज करते हैं? मैग्नेटिक सेपरेशन का। इसके बाद लिख रखा ऑल्सो यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट मैग्नेटाइट। देखो कॉन्सेंट्रेशन की मेथड था है ये, मैग्नेटाइट को कॉन्सेंट्रेट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला क्या था? Fe3O4। मैग्नेटाइट का कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए इसका यूज कर लेते हैं, आयरन में तो है ही मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी। उसके बाद क्रोमाइट को भी कंसंट्रेट करने के लिए इसका यूज कर लेते हैं, क्रोमाइट, दैट इज क्या फॉर्मूला था? FeCr2O3, ठीक है। उसके बाद बोलता है एंड पायरोलुसाइट इन सब के लिए आप लोग इसका यूज करते हो मैग्नेटिक सेपरेशन का, ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। कई बार पूछ लेता है मैग्नेटाइट और को कंसंट्रेट करने के लिए किसका यूज करेंगे? मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करेंगे। पायरोलुसाइट को कंसंट्रेट करने के लिए किसका यूज करेंगे? तो मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करेंगे। उसके बाद फोर्थ मेथड है फ्रोथ फ्लोटेशन Excuse me, प्रोसेस। sir. क्या कह रहे हो? Excuse me, sir. बोलो बोलो। Sir, श्रेष्ठ सोनी हैं? था। श्रेष्ठ सोनी ने हैंड रेस किया था। किसने? सर, श्रेष्ठ ने। श्रेष्ठ सोनी जी, क्या दिक्कत है बताइए। बताइए श्रेष्ठ सोनी जी। यस सर। सर बताइए बताइए। सर पायरोलुसाइड। पायरोलुसाइड का फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखवा चुका हूँ। ओके सर। ठीक है भाई। उसके बाद अगली आती है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस में आपको वैसे पहले समझा देता हूँ क्योंकि आपकी क्लास है अगली। देखो फ्रोथ फ्लोटेशन वीडियो सबकी ऑन हो एक बार, बहुत अच्छा जल्दी है। फ्रोथ फ्लोटेशन समझने के लिए मेरी बात ढंग से सुनना आप सभी लोग, और